हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट। प्यारे बच्चों, सभी को गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आपका न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के सेकंड लेक्चर के अंदर। पहले लेक्चर के अंदर प्यारे बच्चों हमने किसके बारे में बात की थी? फोर्स के अंदर बात की थी। भाई फोर्स क्या चीज़ होता है? हमने देखा था कि भाई अगर कोई बॉडी है, कई बॉडी है। देखो हमने फर्स्ट लॉ के बारे में बात की थी। किसके बारे में बात की थी? भाई फर्स्ट लॉ के बारे में बात की थी। और आपको पता है जो फर्स्ट लॉ होता है आपका, फर्स्ट लॉ, उसमें क्या कहा था आपने कि कोई भी बॉडी अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, अगर वो मोशन में है तो मोशन में रहेगी। तो इसका मेन जो फंडा मैंने मोटा मोटा निकाला था कि नो स्टेट चेंज। आपने क्या कहा था? भाई कोई भी स्टेट चेंज नहीं होगी, ठीक है। एक दूसरी बात आपने कहा था कि जो एफ एक्सटर्नल है, जो फोर्स है ना, वो क्या रहेगा? जीरो रहेगा। मतलब अगर आप इस ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर आप फोर्स लगा रहे हो ना, यहाँ पर अगर कोई बंदा फोर्स लगा रहा है, ठीक है, अगर इसको ये पुश कर रहा है तो यहाँ पर ये जीरो फोर्स से पुश करेगा। मतलब ये वैसे हाथ हाथ लगाए रखे और ये क्या करे, इसको मोमेंट ना दे पाए। तो आप समझना कि ये न्यूटन फर्स्ट लॉ था। और दूसरी बात मैंने क्या बताया था? इनर्शिया के बारे में आपको बताया था कि इनर्शिया क्या चीज होता है। तो इनर्शिया में कहा था कि भाई जितना लेजी पर्सन होगा वो उतना ही ज़्यादा एक्टिविटी कम करेगा। और दूसरी बात, जो लेजीनेस होगी वो आपके मास के ऊपर भी डिपेंड करेगी। जितना ज़्यादा आपका मास होगा मतलब आप उसी पोजीशन में रहने की कोशिश करोगे। ये आप देखना भाई, आप उसी पोजीशन में रहने की कोशिश करोगे अगर आपका जितना ज़्यादा मास होगा। तो ग्रेटर मास ग्रेटर इनर्शिया, नो स्टेट चेंज। ये ध्यान रखना, आपका मास ज़्यादा होगा, आपकी स्टेट कम चेंज होगी और आपका क्या हुआ? इनर्शिया भी ज़्यादा होगा। ये हमने बात की थी भाई। और आज बात करेंगे मोमेंटम के बारे में। मैंने कम्बिनेशन बताया था कि मैं फर्स्ट लॉ पढ़ाऊंगा, इनर्शिया साथ में बताऊंगा, क्योंकि ये दोनों कंबाइन थे। लेकिन आज होगा मोमेंटम के बारे में। आज क्या होगा? मोमेंटम। आपको अपना मोमेंटम बनाए रखना है, आपको अपना मोमेंटम पढ़ाई के हिसाब से बनाए रखना है, ठीक है। तो ध्यान रखना, मोमेंटम देखेंगे भाई। हम बार बार कहीं पर भी सुनते हैं, मतलब उसने अपना मोमेंटम बनाए रखा, ऐसे ही तो हम भी अपना मोमेंटम बनाए रखेंगे। कैसे बनाए रखेंगे आज देखते हैं भी। मोमेंटम होती क्या चीज़ है? क्योंकि हमने फोर्स देख लिया और फोर्स में हमने क्या था कि भाई किसी बॉडी को पुश करना, किसी बॉडी को पुल करना, वो आपका क्या होता है? फोर्स होता है। आज बात करेंगे मोमेंटम के बारे में। भाई मोमेंटम क्या चीज़ होती है उसके बारे में कुछ बात करते हैं। पहले भाई देखो, किसी भी मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए, अब देखो जहां पर मैंने कहा था ना, काइनेमेटिक्स में हम बात करते हैं कि मोशन का कोई कोज नहीं होगा, किसकी वजह से मोशन होता है। लेकिन यहाँ देखेंगे जो मोशन है ना आपका, उसकी वजह देखेंगे। भाई जो मोशन है वो आपका दो फिजिकल क्वांटिटी पे ज़्यादा मतलब डिपेंडेंट होता है, ज़्यादा डिपेंडेंट होता है। भाई किस किस के ऊपर डिपेंडेंट है? तो आप कहोगे एक तो मोमेंटम हो गया सर, दूसरा गैस करो, दूसरा गैस करो। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी, वेरी गुड भाई। मोस्ट देखो, आपने कहा ना मोमेंट की वजह से जो एनर्जी होती है काइनेटिक एनर्जी, हॉरिजॉन्टल मोमेंट की वजह से जो एनर्जी होती है काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, तो मतलब किसी की वेलोसिटी, किसी की मोमेंट, ठीक है, मोमेंटम के बारे में बात करें। इन दोनों के बीच, इन दोनों के ऊपर ही ज़्यादातर क्या होगा आपका? डिपेंड करता है मोमेंटम। मतलब डायनेमिक्स, डायनेमिक्स बोलो जिसमें आप मूव कर सकते हो, जिसमें आप क्या कर सकते हो? मूव। तो यहाँ ध्यान रखना, आपके दिमाग में ये बात बिल्कुल जहन में आप बिठा लेना, क्योंकि यहाँ पर काइनेमेटिक्स में हमने देखा था कि भाई कोई कोज ऑफ मोशन नहीं था। अगर यहाँ पर कोज ऑफ मोशन है तो किसकी वजह से? मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी की वजह से है, ठीक है। बात करते हैं भाई, इसमें कहा आपके सामने कुछ अब क्वेश्चन पुट करूंगा मैं, उनमें आपको देखना है कि भाई क्या क्या दिमाग में आपके आइडिया आएंगे, उसकी वजह से आपको क्या क्या रखना है। आपको कहा गया है कि भाई आपको दो स्टोन को क्या करना है? ड्रॉप करना है सेम हाइट से। और मैंने ये बता देता हूँ भाई, मैं सेम हाइट से अगर ड्रॉप कर रहे हो आप, तो विच विल बी द कोज डैमेज, विच विल बी कोज डैमेज। अच्छा, एक बात करते हैं भाई, बात यहाँ पर ज़बरदस्त रहेगी। आप कहोगे कि भाई अगर सेम हाइट से अगर आप ड्रॉप कर रहे हो, सेम हाइट से आप ड्रॉप कर रहे हो, तो इसका मतलब कौन सा ज़्यादा डिफेक्ट करेगा? तो इसका मतलब ज़्यादा, तो यहाँ पर देखोगे, अगर मैं बात कर लेता हूँ, जैसे कि मेरे पास कोई भी एक पत्थर है, स्टोन है, जो भी आप बोल रहे हो, ये स्टोन है भाई, इसका मास ये है भाई, इसका मास ये कैपिटल एम है। आप देखोगे इनका साइज डिफरेंट है, तो इनका साइज डिफरेंट। अब मैं बड़ा पत्थर और छोटा पत्थर लेके चलता हूँ। अब मैं ऊपर से उनको क्या कर देता हूँ भाई? ऊपर से उनको नीचे गिरा रहा हूँ, ऊपर से नीचे गिरा रहा हूँ। इसका मतलब आप देखो, बड़ा पत्थर ज़्यादा हार्मफुल रहेगा आपके लिए, ये तो आपको भी पता है, ठीक है। तो सभी को पता है ना कि भाई, आपको पता है कि बड़ा पत्थर क्या करेगा? ज़्यादा हार्मफुल रहेगा। तो जिसका ज़्यादा मास रहेगा, जिसका ज़्यादा मास रहेगा, वो सीधी सी बात है, वो स्टोन क्या रहेगा? मतलब डैमेज करेगा ज़्यादा। तो मोमेंटम की बात करेंगे बाद में, लेकिन यहाँ देख लो, बस एक बार इसने लिख रखा भी, जिसका डैमेज का मतलब वही बात है ना, आप यहाँ से मोमेंटम से भी ले सकते हो भाई। आप कितना ज़्यादा
आपकी बॉडी को मतलब उसको चेंज करवा रहे हो भाई, सीधी सी बात है। तो यहाँ पर मैं मोमेंटम की बात कर रहा हूँ। चलो ये गोरा कि भाई जितना ज़्यादा डैमेज करेगा उतना ही ज़्यादा मोमेंटम होगा। तो यहाँ देखो मोमेंटम जो आपका मास पे ज़्यादा डिपेंड करेगा कि भाई मास जितना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, जितना ज़्यादा मास होता जाएगा मोमेंटम उतना ज़्यादा होता जाएगा, उतना ही वो ज़्यादा नुकसानदायक होगा, उतना ही ज़्यादा वो फोर्स लगाएगा, उतना ही ज़्यादा क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा। दूसरी बात, अगर वही लार्जेस्ट स्टोन विल बी द ग्रेटर मास, देखो सीधी सी बात है, और वो ग्रेटर फोर्स लगाएगा, और ग्रेटर फोर्स लगाएगा तो वो सीधी सी बात है वेलोसिटी उनकी सेम रहेगी भाई। जैसे आपने कहा ना भाई आप नीचे से फेंक रहे हो ना, यहाँ से देखो आप अगर आप नीचे से फेंक रहे हो इस स्टोन को यहाँ पर, तो आप देखना कि भाई जो ये मतलब वेलोसिटी सेम रहेगी, वेलोसिटी में कोई डिफरेंस नहीं होगा। अब मैं वेलोसिटी चेंज कर देता हूँ और मैं कहूँगा कि अब वेलोसिटी तो आप क्या कर रहे हो भाई, वेलोसिटी में क्या करूँगा, चेंज कर देता हूँ, लेकिन वेलोसिटी चेंज करने के बाद मैं फिर मास सेम रखता हूँ। अब ये दोनों स्टोन थे, ठीक है, अब दोनों स्टोन का क्या करूँगा, मास तो सेम रखूँगा और वेलोसिटी क्या कर देता हूँ मैं, यहाँ पर देखो भाई टू स्टोन सेम मास फ्रॉम ए डिफरेंट हाइट ऑन ए व्हीकल विच वन द ग्रेटर कोज। अब यहाँ देखो कौन सा आपका ज़्यादा कोज करेगा, सबसे आसान सी बात है, इसमें कोई ज़्यादा दुराई वाली बात नहीं है भाई। आप एक काम करते हैं, मैं दो पत्थर लेता हूँ, सेम मास के दो पत्थर हैं, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं बिल्कुल सर के बिल्कुल पास से एक पत्थर गिराऊंगा, बिल्कुल पास से, तो मुझे बिल्कुल भी चोट नहीं लगे, बिल्कुल पास से, मतलब मैं मिनिमम सी हाइट लेता हूँ। या फिर हाथ पे रख ले दे लेते हैं भाई, यहाँ पर मतलब जैसे आपके सामने हाथ है, यहाँ पर रखोगे ना आप जैसे, तो यहाँ पर इतनी हाइट के अकॉर्डिंग आपने क्या करा, पत्थर गिराया, लेकिन फिर अभी आप क्या करेंगे, ऊपर ले गए, आप थोड़ा ऊपर ले गए तो उसको ज़्यादा चोट लगेगी, फिर और ऊपर ले गए आप, ज़्यादा चोट लगेगी। तो इसका मतलब उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है, उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है, जितना ज़्यादा आप ऊपर लेके जा रहे हो इसका मतलब उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है। तो ध्यान रखना, आप अगर मास सेम है, हाइट आप चेंज कर रहे हो, अब ये तो सीधी सी बात है यार, सोचनी है तो आपको ज़्यादा कोई बड़ी दुराई वाली बात नहीं। मैकेनिक्स में ज़्यादातर आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। तो अगर आपको बोला जाए भाई हाइट अगर डिफरेंट है तो सीधी सी बात है भाई, सेम मास है तो जिसकी ज़्यादा हाइट होगी वो ज़्यादा वेलोसिटी होगी और वो ज़्यादा नुकसान करेगा। इतना आपको समझ में आया होगा, बहुत ही, ये तो ज़्यादा सी बड़ी। तो स्टोन फॉलिंग फ्रॉम द ग्रेटर हाइट प्रोड्यूस ग्रेटर डैमेज, बड़ी हंसी वाली बात है का। अच्छा तो मतलब पत्थर ये फेंक रहा है कि भाई जब ज़्यादा इसको दिमाग लग गया कि अगर किसी को नीचे से चोट मारनी है तो मैं या तो ज़्यादा हाइट से मतलब ज़्यादा स्पीड से फेंकूँ, ज़्यादा स्पीड से फेंकने का मतलब मेरे पास ज़्यादा हाइट हो, या फिर दूसरी बात मैं क्या करूँ, उसको क्या करूँ, मैं मास ज़्यादा ले लूँ, उसका क्या करूँ भाई, मास ज़्यादा ले लूँ। तो इसमें समझना कि स्टोन फॉलिंग विथ ग्रेटर वेलोसिटी, इसका मतलब आपका जो मोमेंटम है वो आपका वेलोसिटी पर डिपेंड करेगा। तो आपको जो डैमेज है वो तो मास ज़्यादा से और वेलोसिटी ज़्यादा से होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ से अगर दोनों स्टोन को डिफरेंट मास के हाइट से डिफरेंट मास है और डिफरेंट हाइट से उनको क्या किया जाए, ड्रॉप किया जाए, तो कौन सा ज़्यादा क्या होगा भाई, वो होगा। तो यहाँ पर ध्यान रखना भाई, जिसका लार्जर मास होगा और लार्जर वेलोसिटी होगी और ग्रेटर हाइट होगी उसको आप ज़्यादा डैमेज मांगोगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रोडक्ट ऑफ मास है ना, वेलोसिटी है, वो ज़्यादा होनी ज़रूरी है। अगर वो ज़्यादा होगी तो यहाँ से हमने कम्बिनेशन बनाया भी मास और वेलोसिटी का, मास भी ज़्यादा वेलोसिटी भी ज़्यादा, मास भी ज़्यादा वेलोसिटी भी ज़्यादा, ये कम्बिनेशन बनाया, मतलब दोनों को प्रोडक्ट, अगर मास ज़्यादा भी ले रहे हो वेलोसिटी ज़्यादा ले रहे हो, मतलब तभी आप क्या कर पाओगे, डैमेज कर पाओगे, तभी आप इफेक्ट कर पाओगे। इसका मतलब ये आप समझ रहे हो, मास भी ज़्यादा वेलोसिटी भी ज़्यादा, मोमेंटम ज़्यादा, इसका मतलब जो प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी है ये आपका क्या है, मोमेंटम है, ये आपका क्या हुई, मोमेंटम है। तो ध्यान रखना भी, मोमेंटम क्या है, मोमेंटम एक मतलब एक बॉडी का जो मतलब मोशन है उसमें क्या होगा, आपकी मतलब ये मोशन को कंटेन करता है, सीधी सी बात है, उसमें आपका मास ऑफ एंड वेलोसिटी का प्रोडक्ट होगा। क्या करता है, मोमेंटम में बॉडी इज डिफाइंड द क्वांटिटी ऑफ मोशन, ये क्वांटिटी ऑफ मोशन है, और इसमें क्या होगा, आपकी जो मास और वेलोसिटी को आप प्रोडक्ट करके लिखते हो, जिसको आप पी से डिनोट करते हो, जिसको आप किससे डिनोट करते हो, पी से डिनोट करते हो। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट रहने वाला है भाई, ठीक है। यहाँ से ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि ज़्यादा इसमें कोई दुराई वाली बात है भी नहीं, तो सीधी सी बात है, तो आसान सी, कोई ज़्यादा इसमें है नहीं। अच्छा आप देखते हैं भाई, जैसे ये तो मास हो गया आपका, ये तो हो गया आपका मास, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसी में आगे देखते हैं भाई, जैसे आपके पास वेलोसिटी भी होगी और ये भी हो गया,
अब इसमें आगे देखते हैं भाई, जैसे मास और वेलोसिटी है v, इफ द मास m है, वेलोसिटी v है किसी भी मोमेंटम की, इसमें आगे अगर देखोगे तो यहाँ पर जो आपका मोमेंटम हो जाएगा वो p इज इक्वल टू mv हो जाएगा। और दूसरी बात मैं आपको बता देता हूँ, ये वेक्टर क्वांटिटी है भाई, क्या ये वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, ये वेक्टर क्वांटिटी है। और इसकी डायरेक्शन भी अगर जिस साइड अगर वेलोसिटी की डायरेक्शन है ना, उसी साइड इसकी डायरेक्शन रहने वाली है, उसी साइड इसकी डायरेक्शन रहने वाली। तो मास एंड वेलोसिटी, तो यूनिट क्या रहेगी भाई, यूनिट आपको देखोगे तो मास किलोग्राम होती है, वेलोसिटी की मीटर पर सेकंड, तो ये तो ऐसा यूनिट है। सीजीएस यूनिट की बात करें तो ग्राम और सेंटीमीटर में आप इसको नोट कर सकते हो, तो ग्राम मीटर पर सेकंड। और डायमेंशनल फार्मूला भी इससे आप लिखोगे तो ये देखो MLT, टी इसके अंदर है ही नहीं इसलिए ये हो जाएगा भाई। तो अगर वेक्टर क्वांटिटी की बात करूँ और डायरेक्शन क्या होगी, जहाँ पर डायरेक्शन वेलोसिटी की है उधर ही डायरेक्शन क्या रहेगी आपकी, मोमेंटम की रहेगी, क्या रहेगी आपकी, मोमेंटम की रहने वाली है, ठीक है। तो इसका मतलब समझ रहे हो आप कि भाई आपने मोमेंटम चेंज कर दिया, आपने क्या कर दिया, मोमेंटम को चेंज कर दिया। अब सिस्टम क्या है भाई, यहाँ अगर देखोगे आप, जो अगर यहाँ से अगर मैं देखूं भाई, हमने जो मोमेंटम के बारे में बात की मोटा मोटा, अगर मैं मोटा मोटा मोमेंटम की बात करता हूँ तो जहाँ पर आपको पता होना चाहिए जो मोमेंटम क्या होता है भाई, m इंटू वी। अगर जिस साइड मोमेंटम की डायरेक्शन उसी साइड आपकी वेलोसिटी की डायरेक्शन, जिस साइड वेलोसिटी की डायरेक्शन उसी साइड मोमेंटम की डायरेक्शन। दूसरी बात, यूनिट हमने देख ली, और ये वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि अगर डायरेक्शन है तो ये क्या हो जाएगी, वेक्टर क्वांटिटी है, ये क्या हो जाएगी भाई, वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी। ये आपके लिए ध्यान रहे। और आगे की बात देखो, यहाँ से सेकंड लॉ की जो है ना कंडीशंस वो आ जाती है। फर्स्ट लॉ में आपके पास क्या था, फर्स्ट लॉ के अंदर भाई एफ एक्सटर्नल आपका क्या था, 0 के बराबर। फर्स्ट लॉ में क्या था आपका, एफ एक्सटर्नल था जो वो 0 के बराबर था भाई, किसके बराबर, 0 के बराबर। अब यहाँ पर तो आपका फोर्स लग रहा है भाई, कैसे लग रहा है उसके बारे में अब कंप्लीटली बात करेंगे। सेकंड लॉ में है क्या, अगर फर्स्ट लॉ की बात करूँ तो नो एक्सटर्नल फोर्स, मतलब वहाँ पर आपका एफ एक्सटर्नल वो 0 के बराबर था। यहाँ पर कुछ ना कुछ एक्सटर्नल फोर्स होगा, उसकी वजह से एक्सेलरेशन आएगा, उसकी वजह से क्या आएगा, एक्सेलरेशन आएगा। तो अभी ये उसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर नो नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन एक्टिंग ऑन द बॉडी, इट्स मोमेंटम रिमेन कांस्टेंट। अच्छा, इसका फंडा क्या पता है, उसने कहा था कि अगर बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में, मोशन में है तो मोशन में। मैं कहता हूँ कि भाई अगर मेरे पास v है और मास m है, ये v वेलोसिटी से कंटिन्यूसली मूव कर रही थी, कंटिन्यूसली, तो इसका मतलब ये किस में थी, मोशन के अंदर थी। किस में थी ये, मोशन के अंदर थी। लेकिन मैं कहता हूँ कि भाई ये तो क्या है, मतलब यहाँ पर तो बाद में भी अगर मैं देखूंगा 5 सेकंड 10 सेकंड 20 सेकंड के बाद भी, तो मुझे पता चलेगा कि यहाँ पर जो मोशन है वो किसकी वजह से रहने वाली है, आपका कांस्टेंट वेलोसिटी है, सेम मोशन मिलेगा, मोमेंटम भी सेम रहेगा। तो यहाँ पर मोमेंटम चेंज ही नहीं हो रहा। अगर मोमेंटम चेंज नहीं हो रहा तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि वही फर्स्ट लॉ आपका अप्लाई हो जाएगा। तो फर्स्ट लॉ के अंदर क्या होगा, आपका मोमेंटम चेंज नहीं होता। अगर बॉडी का मोमेंटम चेंज हो जाता है तो बॉडी मस्ट बी अंडर एक्शन ऑफ कुछ एक्सटर्नल फोर्स लगेगा बॉडी के ऊपर। क्या लगेगा, एक्सटर्नल फोर्स। क्योंकि आपको देखो, मैं आपको एक बात बताता हूँ, जैसे आपने कहा वेलोसिटी को आपने चेंज करवाया, तो आपने वेलोसिटी को चेंज करवाया तो आपने कुछ ना कुछ उसको एक्सेलरेट किया होगा ना, कुछ ना कुछ उसका वो फोर्स दिया होगा, तभी वो एक्सेलेशन चेंज हुआ है, तभी तो वो क्या मतलब वेलोसिटी चेंज हुई है। वेलोसिटी के चेंज होने से एक्सेलेशन आ जाता है, वेलोसिटी के चेंज होने से एक्सेलेशन आ जाता है, ये हमने पढ़ा है। तो यहाँ पर यही तो बात है कि अगर आपके पास वैन द मोमेंटम ऑफ बॉडी चेंज, अगर मोमेंटम चेंज हो गया, मतलब यहाँ अगर मैं ब्लॉक की बात करूँ, ये ब्लॉक की दो सिचुएशन थी। अगर यहाँ v1 वेलोसिटी है, यहाँ v2 वेलोसिटी है, तो इसका मतलब ये मास m ही रहने वाला दोनों कंडीशन में। तो यहाँ mv1 हो जाएगा या mv2, तो मोमेंटम चेंज हुआ, मोमेंटम चेंज हुआ तो ये बोल रहा है कि कुछ ना कुछ आपका यहाँ पर फोर्स आया होगा, तभी तो वेलोसिटी चेंज हुई, वेलोसिटी चेंज हुई तो एक्सेलरेशन आया। तो इसका मतलब ये है कि द बॉडी मस्ट अंडर द कुछ एक्सटर्नल फोर्स। अगर यहाँ पर कुछ ऐसा दिखाई देता है तो न्यूटन सेकंड लॉ बोलता है कि आपका जो मोमेंटम चेंज होने का जो रेट है ना, मोमेंटम चेंज होने का जो रेट है, मोमेंटम चेंज होने का जो रेट है भाई, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है, किसके बराबर होगा, सम एक्सटर्नल फोर्स, सम एक्सटर्नल फोर्स के बराबर होगा वो, ठीक है। तो आपने इसको बोला कि भाई रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी एंड टेकन प्लेस इन द डायरेक्शन इन विच द फोर्स एक्टिंग। अच्छा, तो इसका मतलब ये समझ लेना है, या फिर आप एक काम करो, किसी बॉडी के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स आया है,
किसी बॉडी के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स आया है, इसका मतलब ये हुआ कि वहां पर कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन आया हुआ, एक्सेलरेशन आया तो वहां पर कुछ ना कुछ वेलोसिटी का चेंज हुआ होगा, और वेलोसिटी का चेंज हुआ तो इसका मतलब वहां पर कुछ ना कुछ मोमेंटम होगा। सारी कहानी एक दूसरे से जुड़ी हुई है, सारी कहानियां एक दूसरे से जुड़ी हुई है। अगर मोमेंटम चेंज हुआ है, वेलोसिटी चेंज हुई, वेलोसिटी चेंज हुई तो एक्सेलरेशन आया है, एक्सेलरेशन आया है तो इसका मतलब वहां पर कुछ ना कुछ फोर्स अप्लाई हुआ है। ठीक है, तो ऐसी बातें आपको ध्यान में रखना है। यही सेकंड लॉ है। सेकंड लॉ बोलता है भाई आपका देखो यहाँ एक पॉइंट अब ध्यान रखना, इसमें न्यूमेरिकल्स में ये पॉइंट बहुत काम आने वाला है। कौन सा पॉइंट? सेकंड लॉ पे बहुत न्यूमेरिकल बनेंगे, और सेकंड लॉ ही आपका मैकेनिक्स का एक मेन इंपॉर्टेंट फंडा है। कैसे? मैं आपको बताऊंगा। अभी आपको कहा एफ नेट में चेंज हुआ भाई, आपको कहा एफ नेट में चेंज हुआ, अच्छा तो ये बोला भाई आपको कहा एफ नेट में चेंज हुआ। जैसे आपने कहा इस बॉडी था, ये आपके पास बॉडी है, ठीक है, ये बोल रहा है कि भाई इसका ए एक्सेलरेशन है और इस बॉडी में क्या हुआ, कुछ फोर्स लगा है। अब ये एफ नेट है ना, जो एफ नेट इसमें चेंज हुआ भाई, जो एफ नेट है ना ये आपका सम एक्सटर्नल फोर्स है, सम एक्सटर्नल फोर्स है, ये आपका क्या है, एक्सटर्नल फोर्स है, ये ध्यान रखना बस। और ये नेट मतलब इन सबको मिला के रहेगा। देखो यहाँ पर एम है, ये एम है, ये फोर्स आपका अलग है, ये फोर्स इस अप्लाई कर रहे हो ना, ये फोर्स, और इस दोनों की वजह से जो ये फोर्स है और जो ये फ्रिक्शन को सब कुछ मिला करके आप देखोगे कि जो एफ नेट है ना आपका, वो सभी कम्बिनेशन मिला के कहोगे। जैसे कि हम बार बार देखते आए हैं कि भाई जैसे ये फोर्स है, इसको अर्थ भी खींच रही होगी एम जी से अर्थ भी खींच रही होगी ना इसको, ठीक है, और इसके ऊपर भी कुछ ना कुछ फोर्स लग रहा होगा, यहाँ पर भी कुछ फोर्स लग रहा, इन सभी को मिला करके एक एफ एक्सटर्नल फोर्स आया, ठीक है, और उसी के अंदर क्या आ जाता आपका चेंज आया, उसी के अंदर आपका क्या आया, चेंज आया। यही फंड है भाई आपका, समझने की कोशिश करना। तो जो ये फंडा आपको समझ में आया ना कि भाई जैसे कि आपने कहा कि एक्सटर्नल फोर्स आएगा, तो एक्सटर्नल फोर्स आया तो तभी क्या होगा, मोमेंटम चेंज हुआ है, तो नेट फोर्स ऑन एक्टिंग बॉडी, मतलब जितना ज़्यादा मोमेंटम चेंज होगा तो नेट फोर्स होगा ना वो उसके प्रोपोर्शनल रहेगा। क्या रहेगा, उसके प्रोपोर्शनल रहेगा। तो ये पॉइंट एक बार ध्यान में रखना। फिर इसका देखो अच्छे से डिटेल में इसका वो भी करेंगे पोस्टमार्टम। मोमेंटम क्या होता है भाई, मास एंड वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है भाई, मास एंड वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है। दूसरी बात, अगर दो स्टोन को सेम मास का और डिफरेंट हाइट से फेंका जाए तो उस मतलब कौन सा ज़्यादा क्या करेगा, डैमेज करेगा। तो आपको पता है जिसकी ज़्यादा हाइट वो ज़्यादा डैमेज कर पाएगा, वो ज़्यादा क्या कर पाएगा, डैमेज कर पाएगा, ठीक है। अगर बात करें मोमेंटम का डायमेंशनल फॉर्मूला यहाँ से m इंटू वी से देखोगे, मास मतलब किलोग्राम, मास तो आपकी पावर m1 आ गई, मीटर पर सेकंड, मीटर से 1 पावर, और पर सेकंड मतलब t-1, ठीक है। यहाँ से भी आप ऐसे निकाल सकते हो। दूसरी बात, सेकंड लॉ ऑफ मोशन देखते हैं भाई, इसी में जो आप अभी पढ़ रहे थे भाई, सेकंड लॉ ऑफ मोशन है क्या चीज़ भाई, सेकंड लॉ ऑफ मोशन तो आप कर रहे हैं ना बार बार भाई, बार बार मोमेंटम चेंज हुआ। देखो सीधी सी बात है यार, किसी बॉडी के ऊपर आप फोर्स लगा रहे हो, किसी बॉडी के ऊपर आपने फोर्स लगाया, ठीक है। अब ये जो फोर्स है ना, देखो यहां पर आप देख रहे हो भाई, फोर्स लगा रहे हो, देखो यहां देखो आप, यहां भी फोर्स लगाया आपने, यहां भी फोर्स लगा, लेकिन यहां पर पोजीशन चेंज हो गई, यहां पर कुछ एक्सटर्नल फोर्स लगाया आपने। क्या लगाया, एक्सटर्नल फोर्स। अब देखो ये फुटबॉल की कुछ ना कुछ क्या होगी, मोमेंटम यहां पर चेंज होगा। यहां पर देखोगे जो वेलोसिटी 0 थी, लेकिन यहां पर कुछ ना कुछ वेलोसिटी मिलेगी आपको। तो इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक अगर मैं देखूंगा तो यहां पर मोमेंटम में चेंज हुआ है। जैसे मैं अगर बात करूंगा तो यहां पर mv था और यहाँ पर mv1 था, तो v0 तो क्या हो जाएगा, 0 के बराबर, mv1 क्या होगा आपका, समथिंग वेलोसिटी के बराबर रहेगा, ठीक है। इतना सारा आप देखो, फिर आपको ध्यान में अच्छे से समझ में आएगा। दूसरी बात, पहले वाले में तो चेंज ही नहीं आया, कैसे चेंज नहीं हुआ आप कहोगे, जैसे मैंने कहा इसमें फोर्स, अब अभी बताओ दीवार ये हिलेगी नहीं, क्योंकि किसके ऊपर फोर्स लगा, दीवार के ऊपर फोर्स लगा, एफ नेट क्या होगा, 0। क्यों होगा 0, इसका तो पहले भी मोमेंटम वही, वेलोसिटी वही 0 थी और बाद में वेलोसिटी 0, तो यहाँ पर दोनों कंडीशन के अंदर मोमेंटम 0, मतलब यहाँ पर कोई भी फोर्स नहीं लगा। यहाँ पर देखूंगा तो मोमेंट आई है भाई, मोमेंट आई तो फोर्स लगा है, फोर्स लगा कैसे, आपने कहा कि वो मोमेंटम चेंज हुआ है, आपने क्या कहा, मोमेंटम चेंज हुआ है। तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन कहता है कि भाई अगर कहाँ वहां पर कुछ ना कुछ एक्सटर्नल फोर्स है, अगर उस बॉडी के ऊपर कुछ ना कुछ एक्सटर्नल फोर्स है, तो इसका मतलब वहां पर क्या होगा, इट रिलेट द नेट एक्सटर्नल फोर्स एंड एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी। कैसे आप बोल रहे हो ना, जैसे भी आपने आपको बताया कि भाई उस बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन आ जाएगा,
और मैं आपको ये बात बार बार बता To cause an object to accelerate or speed up, a force must be applied. The more force you apply, the quicker you accelerate. Look at these two swings. If you apply the same force on both swings, check who's going. ज्यादा आप इसको हिट कर पाओगे तो उतना क्या होगा आपको, एक्सेलेरेशन इज प्रोड्यूस्ड व्हेन फोर्स एक्टिंग ऑन द मास। अगर आपने फोर्स लगाया पर एक्टिंग मास, जैसे इस पॉइंट को ही समझने की कोशिश करना, क्या आपके पास जैसे कहा आपने जो एक्सेलेरेशन आ जाएगा भाई, क्या आ जाएगा एक्सेलेरेशन, कैसे आपने कहा भाई फोर्स एक्टिंग ऑन मास, फोर्स एक्टिंग ऑन मास। देखो यहाँ पर एक्सेलेरेशन आ जाएगा भाई, एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस होगा कैसे, अगर आपने एक फोर्स लगाया किसी मास के ऊपर, ठीक है, तो जो ग्रेटर द मास ग्रेटर द अमाउंट ऑफ फोर्स, ग्रेटर द मास ग्रेटर द अमाउंट ऑफ फोर्स रिक्वायर्ड टू एक्सेलरेट द बॉडी। तो इसका मतलब ये हुआ अगर कोई बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई हो रहा है तो वहां पर एक एक्सेलरेशन भी आएगा, जो एक्सेलरेशन क्या होगा F/m के बराबर होगा, जो बाई F/m के बराबर होगा। तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ कब, जब एक फोर्स लगा उसके ऊपर, मास के ऊपर, और वो क्या होगा ग्रेटर द मास ऑब्जेक्ट ग्रेटर द अमाउंट ऑफ फोर्स रिक्वायर्ड टू एक्सेलरेट द बॉडी। बहुत ज़्यादा क्या चाहिएगा आपको, मास चाहिए। मतलब वही सीधी सी बात है यार, देखो यहाँ पर जो मैंने ए बोला ना F/m, कैसे आपने कहा अगर मास ज़्यादा रहेगा तो इसको ना एक्सेलरेट करने के लिए बहुत ज़्यादा एक्सेलरेशन मतलब फोर्स चाहिएगा, बहुत ज़्यादा। इसको डोमिनेट करने के लिए अगर आपको एक्सेलरेशन ही लेके आना है ना तो बहुत ज़्यादा फोर्स चाहिएगा इसको एक्सेलरेट करने के लिए। अगर आपका मास कम होगा तो एक्सेलरेशन अपने आप ज़्यादा हो जाएगा। अगर एक्सेलरेशन अपने आप ज़्यादा हुआ तो हम सभी जानते हैं इसको, सेकंड लॉ को आप सभी जानते हो, फंडा क्या है। देखो एवरीवन नोज हैवियर ऑब्जेक्ट को आपको मूव करवाने के लिए ज़्यादा मास की जरूरत होगी। अगर ज़्यादा मास लगा आपका तो न्यूटन सेकंड लॉ कहता है कि भाई मास फोर्स एक्सेलरेशन में रिलेशनशिप देगा। मास फोर्स एक्सेलरेशन कैसे, आपके पास कोई ऑब्जेक्ट था ये m मास का, इसके ऊपर आपने फोर्स लगाया और ये a एक्सेलरेशन में आ गया भाई, ए एक्सेलरेशन में ये आ गया। तो तीनों चीज़ें तो आ गई आपके सामने, मास था उसको आपने फोर्स लगाया तो वहाँ पर ए एक्सेलरेशन आ गया। ए एक्सेलरेशन कैसे, आपकी वेलोसिटी चेंज होगी, वेलोसिटी चेंज होगी तो वहाँ पर कुछ ना कुछ मोमेंटम भी आया है, कुछ ना कुछ क्या भी आया है, मोमेंटम भी आया है, ठीक है। तो यहाँ पर अब कितनी फास्ट चेंज हुई है, कितनी फास्ट चेंज हुई है, वही आपका देखो F=ma, F=ma मतलब देखो यहाँ फोर्स और मास इंटू एक्सेलरेशन, ये क्या आपका भाई एक्सेलरेशन है। और एक्सेलरेशन हमने काइनेमेटिक्स में पढ़ा v2 माइनस v1 बाई डेल्टा टी, मतलब स्मॉल टाइम में वेलोसिटी का चेंज, स्मॉल टाइम में वेलोसिटी का चेंज आपका क्या कहलाता है भाई, एक्सेलरेशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एक्सेलरेशन कहलाएगा। ये तो फंडा ठीक है भाई इतना तो हमने समझ में आया कि भाई एक्सेलरेशन आ गया, फोर्स इक्वल टू ma होगा। लेकिन सेकंड लॉ अगर देखा जाए ना, मोस्ट सिग्निफिकेंट लॉ अमंग द सारे सभी, मैं कहूँगा कि मैकेनिक्स में अगर कोई चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना तो वो सेकंड लॉ है। क्यों, क्योंकि वहाँ पर बोला गया है कि भाई किसी बॉडी के ऊपर आप फोर्स लगा रहे हो तो एफ एक्सटर्नल में कुछ चेंज होगा, आपका जो नेट फोर्स है कुछ चेंज होगा। देखो वहाँ पर क्या होगा, अब उसकी बात करते हैं कुछ। यहाँ पर जो आप लगा रहे हो F=ma, जो फोर्स की जो यूनिट होती है ना, ये आपकी जो इंपॉर्टेंट है भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये देखो यहाँ से अगर CGS की बात करूँ तो F=ma, अगर m को मैं ग्राम में लूँगा तो ये सेंटीमीटर में ले लूँगा, ठीक है, बड़ी बात है। लेकिन यहाँ देखो और एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड होता है तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लेकिन इसको डायन भी बोलते हैं। जो CGS यूनिट होती है ना इसकी डायन भी बोलते हैं, इसको क्या डायन, क्या बोलते हैं भाई डायन। और एक डायन आपकी, एक न्यूटन आपका 10⁵ डायन के बराबर होता है, 10⁵ डाइन के बराबर होता है। और न्यूटन इसकी क्या होती है भाई, न्यूटन इसकी SI यूनिट होती है, न्यूटन इसकी क्या होती है भाई SI यूनिट होती है, ध्यान रखना इसको। एक न्यूटन आपकी 10⁵ डाइन के बराबर होती है, ठीक है। यहाँ से अगर मैं एक न्यूटन को डिफाइन करूंगा तो कैसे लिखूंगा, एक न्यूटन को तो मैं कहूँगा कि 1 किलोग्राम मुझे क्या चाहिए मास, और 1 मीटर मुझे क्या चाहिए एक्सेलरेशन, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मुझे क्या चाहिए एक्सेलरेशन। तो मैं 1 न्यूटन को डिफाइन कर पाऊंगा कैसे, आपने कहा कि 1 किलोग्राम मास 1 किलोग्राम मीटर पर ma की वैल्यू यहाँ रख दूंगा। तो देखो यहाँ पर फोर्स इक्वल टू 1 × 1 और फोर्स भी न्यूटन में, तो 1 न्यूटन इक्वल टू 1 × 1, ये आ जाएगा आपका 1 न्यूटन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कहोगे आप, 1 किलोग्राम मास को 1 मीटर तक एक्सेलरेट कराने में जितना फोर्स लगा है वो 1 न्यूटन के बराबर है। ऐसे भी आप बोल सकते हो कि भाई 1 किलोग्राम मास को 1 मीटर तक एक्सेलरेट कराने में जितना फोर्स लगा है आपका वो क्या आपका 1 न्यूटन है, वो भी आपका क्या है 1 न्यूटन। आप किसी भी तरह से आप अपने तरीके से इसको बता सकते हो, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो एक फोर्स जो कि 1 मीटर का एक्सेलरेशन 1 किलोग्राम मास को लगाने में जो अप्लाइड हुआ है वही आपका 1 न्यूटन फोर्स रहेगा, वही आपका क्या रहेगा 1
न्यूटन रहेगा। ठीक है, कुछ बातें देखो इसमें। आपने कहा कि भाई रामू की कार है जिसका वेट 1000 किलोग्राम है भाई। ठीक है, और यहाँ पर इज आउट ऑफ गैस। रामू कार विच वेट 1000 किलोग्राम इज आउट ऑफ गैस। रामू इज ट्राइंग टू पुश द कार टू ए गैस स्टेशन। ठीक है, इसमें गैस खत्म होगी, अब यहाँ पर गैस स्टेशन पे लेके जा रहा है। ही मेक द कार टू मूव विद एन एक्सेलेरेशन। अच्छा, ये इस एक्सेलेरेशन से लेके जा रहा है। ही मेक द कार टू पुट द एक्सेलेरेशन। अब इसको कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, देखो यहाँ से कितना फोर्स आपको इसको लगाना पड़ेगा। न्यूटन सेकंड लॉ आपको पता है कि फोर्स इज इक्वल टू एम ए इंटू, भाई सीधी सी बात है, धक्का मार के लेगा। हमारा भी मतलब आपने देखा होगा या आपके साथ भी हुआ होगा, ऐसी कंडीशन में आपका तेल खत्म हो जाता है तो अब आप फोर्स लगा के चले जाते हो पेट्रोल पंप की तरफ। अब पीछे से आप फोर्स लगा रहे हो, आपका मास कितना है, जैसे बाइक है या गाड़ी है, अब मास और इनटू उसमें एक्सेलेरेशन कितना दे रहे हो। जितना ज़्यादा हम फोर्स लगाते हैं ना तो एक्सेलेरेशन उतना ही ज़्यादा नहीं आता है भाई। ज़्यादा आप मतलब ज़्यादा एक्सेलेरेशन लगाओगे, और अगर आपने देखा होगा मोमेंटम के केस में भी अगर आपने देखा होगा तो वहाँ पर क्या होगा, हम दूर से भाग के आते हैं, वहाँ पर क्या होगा, कम मोमेंटम होता है, वहाँ पर क्या होगा, कम मोमेंटम होता है। अब मतलब वहाँ से जाल करके आगे तक आने में हमने क्या कर दिया, अपनी वेलोसिटी को इतना चेंज कर लिया कि हमारा जो धक्का है, जो फोर्स है वो ज़बरदस्त लगे, और वही आपका क्या होगा, फोर्स रहेगा। वही तो सेम टू सेम कंडीशन हर जगह अप्लाई होगी। तो यहाँ अगर आपने देखा तो फोर्स क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर धक्का लगाएगा भी ये गाड़ी को और इस एक्सेलेरेशन के लेके चला जाएगा। अब यहाँ से F इक्वल टू 1000 × 0.05 का एक्सेलेरेशन दिया हुआ है, तो यहाँ से फोर्स की वैल्यू 50 न्यूटन आ गई। कुछ MCQs देखते हैं। MCQs में क्या कहा कि मोस्ट सिग्निफिकेंट लॉ कौन सा होता है भाई, आपका सेकंड लॉ ऑफ मोशन होता है। कौन सा, सेकंड लॉ ऑफ मोशन। दूसरी बात, एक फोर्स प्रोड्यूस एक्सेलेरेशन 1 मीटर का एक्सेलेरेशन 1 किलोग्राम के लिए आपको 1 न्यूटन का फोर्स चाहिए होगा। 1 न्यूटन का फोर्स आपको चाहिए होगा। ठीक है, अगले लेक्चर में हम बात करेंगे भाई न्यूटन सेकंड लॉ की डेरिवेशन देखेंगे। ठीक है, और देखेंगे भी मोमेंटम, न्यूटन सेकंड लॉ, फोर्स, एक्सेलेरेशन, मास, सब कुछ का मिला जुला के सारी कहानी बताएंगे आपको कि क्या फंडा है। न्यूटन सेकंड लॉ एक बार फिर बता देता हूँ, किसी बॉडी के ऊपर अगर आपको एक्सेलेरेशन प्रोवाइड किया है तो आपने वहाँ पर कुछ फोर्स लगाया होगा, कुछ ना कुछ उसी डायरेक्शन में आपका क्या रहा होगा, F एक्सटर्नल या F आपका नेट फोर्स रहा होगा, उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में आपने क्या किया है, एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस किया है। अगर आपने उस डायरेक्शन में एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस किया है तो वहाँ पर कुछ नेट फोर्स रहा होगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। किसी बच्चे ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।